नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं दीपा बाबा। फिलहाल वक्त ताबड़तोड़ खबरों का है, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के नाका गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें वहां से आ रही हैं। सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। देखिए, प्रकाश पर्व है गुरु गोविंद सिंह जी का आज, और इसी मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मत्था यहाँ पर टेका। सिख धर्म के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में गुरुद्वारे में दर्शन किए। यहाँ पर अरदास में भी वो शामिल हुए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गुरुद्वारे की। नाका गुरुद्वारा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर पहुंच करके काफी देर तक वक्त बिताया। सिख समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए। आज का दिन सिख समुदाय के लिए बहुत बड़ा है और सिख धर्म में प्रकाश पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। प्रकाश पर्व के दिन अरदास, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। सुबह से अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। नाका गुरुद्वारे जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर अरदास में शरीक हुए, उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाका गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। नाका गुरुद्वारे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरु पर्व का मौका, और गुरु पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाका गुरुद्वारे पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिख समुदाय के लोग उनके साथ मौजूद रहे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका। अरदास में भी वो शरीक हुए। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरु पर्व का मौका, गुरु पर्व के मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे पहुंचे और गुरुद्वारा पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। अरदास भी लगाई गुरुद्वारे में। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। देहरादून से बड़ी खबर है। अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना के मरीज भर्ती होंगे। दून अस्पताल के लिए ये गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना के कहर के बीच दून अस्पताल कोरोना अस्पताल में तब्दील, और सोमवार से सामान्य मरीज नहीं हो पाएंगे दून अस्पताल में भर्ती। केवल कोरोना के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होगी। सामान्य मरीजों को कोरोनेशन और गांधी अस्पताल में अपना इलाज कराना होगा। सामान्य मरीजों के लिए दून अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोरोना मरीजों का ही इलाज हो पाएगा। दून अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना के मरीजों की भर्ती होगी। अब जिस हिसाब से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उन्हीं केसों के बीच में ये अहम खबर है दून हॉस्पिटल को लेकर के। यहाँ पर सिर्फ भर्ती होंगे कोरोना के मरीजों की। हालांकि जो सामान्य मरीज होंगे उनके लिए इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। कोरोनेशन और गांधी अस्पताल में सामान्य मरीजों को भर्ती करवाना होगा। और चलिए, अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, द मिलेनिया 4 सेक्टर 37D, गुरुग्राम, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब औली में सुबह से बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। हिम क्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी होने से पर्यटक औली का दीदार करने पहुंचे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 2 दिनों से हो रही है लगातार बूंदाबांदी। 14 डिग्री सेल्सियस से घटकर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। झांसी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग भीमबली में ध्वस्त हो गई है। मिनी स्विट्जरलैंड चौपता में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। ग्रामीण जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हुआ। उत्तरकाशी में झमाझम बारिश। सुखी टॉप गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद। उपला टकनौर में 1 दर्जन गांव में पीने का पानी पूरी तरीके से जमा। बर्फबारी से काश्तकारों की फसल अच्छी होने के संकेत हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित।
लगातार बारिश के बाद ऊंचाई से लेकर निचले क्षेत्रों में हो रही है बर्फबारी। यमुना घाटी के निचले क्षेत्र बड़कोट, पुरोला में साल के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी। यमुनोत्री, केदारकांठा, गुलाबी कांठा, चांदशील में 2 से 4 फीट तक जमी बर्फ। -12 डिग्री तक लुढ़क गया है यमुनोत्री का तापमान। टिहरी जिले में सुबह से लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। बर्फबारी से चब्बा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A, कानाताल, धनौल्टी सहित कई जगहों पर बाधित है। बर्फ में फंसी गाड़ियां, बर्फ हटाने के काम में जुटी 2 जेसीबी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुबह से हुई जोरदार बर्फबारी से लुढ़का पारा। बर्फबारी का मजा ले रहे हैं पर्यटक। औली में रोपवे, चेयर लिफ्ट से हिमालयी सौंदर्य को करीब से निहार रहे सैलानी। औली में पर्यटकों की भीड़ दिखाई दी। जोशीमठ में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर टूट करके सड़क पर आ गए हैं, जिससे सीमावर्ती इलाकों में जाने वाले सेना के वाहन सेना की अग्रिम चौकियों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिरोजाबाद में बारिश के साथ जिले में कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। तापमान में आई गिरावट, सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। एटा में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज गड़गड़ाहट, तेज हवा और बारिश के साथ पड़े ओले। जनपद के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, अपने घरों में कैद हुए लोग। गाजियाबाद में बूंदाबांदी के साथ चल रही है तेज हवा, सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। नोएडा में भी लगातार हो रही है बारिश, ठंड के बीच बारिश ने मुसीबतों को बढ़ाया। कई घंटों से लगातार मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में घने बादल छाए। सुबह सुबह पारा 3 डिग्री के पास। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पड़ रही कड़ाके की ठंड। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार रात से हो रही है तेज बारिश। बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड भी काफी बढ़ गई है। सुबह दिल्ली का 17 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। देहरादून समेत प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। दून में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जताई थी मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। ग्रेटर नोएडा में रुक रुक करके हो रही है बारिश, जिससे हाल बेहाल हुए। सड़कों पर जगह जगह जमा बरसात का पानी, लोगों को हो रही बहुत ज्यादा दिक्कत। अमरोहा में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। लगातार बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ी, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते। नाका गुरुद्वारे में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर मत्था टेका। आप उनके संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। जो भारत के इतिहास में विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि से एक अंधकार का युग माना गया था। उस कालखंड में गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराने के लिए जिन उस कालखंड में कुछ गुरुओं ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म, संस्कृति और भारत की रक्षा करने का उस समय कार्य किया था, वह उस कालखंड में सिख गुरुओं के कारण ही संभव हो पाया। और यही कारण है कि हर भारतीय, सच्चा भारतीय गुरु परंपरा के प्रति आज भी बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। भक्ति से लेकर के त्याग और बलिदान की एक अमिट परंपरा का नाम है खालसा पंथ। सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान उसका एक उदाहरण है। आज से 3 वर्ष पहले जब मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व
कि कीर्तन यात्रा लखनऊ में पधारी थी। उस समय प्रस्ताव आया था कि इस कीर्तन यात्रा का कार्यक्रम कहाँ हो सकता है। मैंने कभी मुख्यमंत्री आवास से और अच्छी जगह क्या हो सकती है। बोले सो निहाल। क्योंकि उन पावन गुरुओं की परंपरा जब वहां से जुड़ती है तो मुख्यमंत्री आवास भी पवित्र होगा और उस आवास के माध्यम से हम लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं मानता हूं कि गुरु कृपा का ही हमारे सामने और प्रसाद है, जिसके कारण हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम विपरीत चुनौतियों का सामना किया। उसी का परिणाम है कि कोरोना प्रबंधन तमाम चुनौतियों के बावजूद हम सफलतापूर्वक देश और दुनिया के सामने एक मानक बनाने में सफल थे। मेरे पास बाद में प्रस्ताव आया था कि क्या हम लोग यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के पावन कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है और मुझे प्रसन्नता है। ये कार्यक्रम भी लगातार पिछले 2 वर्षों से कोविड महामारी की चुनौती को सामना करते हुए भी संपन्न हुआ है। अपने आप में एक संदेश और सही मायने में कहूं तो ये है सौहार्द का संदेश। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने अपना बलिदान अपने परिवार के लिए नहीं दिया था, अपने लिए नहीं दिया था, देश और धर्म के लिए दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आजीवन देश और धर्म के लिए लड़ते रहे। उन्होंने तो अपनी आत्मकथा में सब कुछ लिख के छोड़ दिया, उसके बाद तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और मैं तो मानता हूं कि विचित्र नाटक को हर सिख को पढ़ना चाहिए, बोले सो और हिंदू को पढ़ना चाहिए। देश की आंखों को खोलने वाला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आत्मवृतांत तो स्वयं हम सबके सामने आ जाता है। और हम सामान्य मानो नमक माने तो दिव्य पुरुष थे, एक विशिष्ट प्रयोजन से इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। और याद करिए कि विदेशी आक्रांता जब इस देश में घुसपैठ करते हैं बाबा से लेकर के और औरंगजेब तक, उसी कालखंड में दिव्य गुरुओं की परंपरा भी धराधाम पर आती है। बाबर के समय गुरु नानक देव जी धरती पर रहते हैं, विशुद्ध आध्यात्मिक महापुरुष हैं, लेकिन अपनी अध्यात्म की अलग जगाते बाबर जैसे आक्रांता को जाबर कहने का साहस नहीं करते। बोले सो निहाल। अक्सर होता है कि अध्यात्म की दुनिया में रमादशा होता है, वो स्वयं की आत्मिक शांति के लिए कामना करता है। लेकिन उस कालखंड में बृहत्तर भारत ही नहीं, मक्का मदीना और ईरान और कुरान तक के पूरे भूभाग में धर्म की अलग जगाते हुए गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में उसके प्रबल अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। सिख गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में कौन ऐसे सिख गुरु रहे जिन्होंने अपने समय में देश और धर्म के लिए कुछ नया न किया हो। गुरु रामदास रहे हों, गुरु तेग बहादुर जी रहे हों, और गुरु गोविंद सिंह जी तक को आते आते वह प्रचंड शक्ति पुंज बनकर के भारत को एक नई दिशा देने वाला, जो भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संपर्क में आए और विभूत हो गया, धन्य हो गया। बद्दा बैरागी उसके उदाहरण है। वह भी आत्मिक शांति की कामना किए हुए एक जगह बैठ करके स्वयं की आध्यात्मिक साधना में लीन थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उससे कहा, अरे बंदा क्या कर रहे हो?
उन्होंने कहा कि मैं तो एक बैरागी हूँ, हिंदू साधु हूँ। उन्होंने कहा एक धिक्कार है इस जीवन को। देश और धर्म के लिए जो अपने आप को बलिदान न कर सके, और आपने देखा होगा कितना आह्वान कहने भर मात्र से बंदा वैरागी एक प्रचंड तेज बन करके दुश्मनों पर टूट पड़ता है। ये है भारत के अध्यात्म की इच्छा और ये है गुरु परंपरा का तेज। और मुझे लगता है गुरु परंपरा का ही तेज है कि सिर्फ बंधु देश और दुनिया में जहां कहीं भी है स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करके धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए सदैव अपना योगदान देता है। आज जब हम यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस पावन पर्व पर यहाँ पर एकत्र हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया है, हमने सोच रखा है पहले से कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर कौन से मेडिकल संस्थान का नाम होना है। हमारे पास पहले से हम लोग उसको पहले से सोच कर रखे, उचित समय पे वो कार्यक्रम भी होंगे। आप निश्चित रहिए, ये कार्य आपका नहीं हमारा है, क्योंकि इससे हम स्वयं भी अपने स्वयं के सार्वजनिक जीवन को धन्य मानते हैं कि कम से कम जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में इस देश को एक नई राह दिखाई, देश और धर्म के पथ पर सदैव बिछे हुए सूलों को स्वयं अंगीकार करते हुए देश और धर्म के लिए पुष्प बिछाने का कार्य किया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि गुरु परंपरा को हम भी सम्मान दें, उनकी कुछ श्रद्धाओं हो। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को हम सब आत्मसात करें और देश और धर्म के लिए गुरुओं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को ताकत देता है। लखनऊ के नाका गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में गुरुद्वारे में दर्शन भी किए। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे करेंगे देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की। बीजेपी सपा सभी पर हमला किया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बसपा एक अनुशासित पार्टी है, चुनाव पूरी तरीके से अपराध मुक्त होना चाहिए। मायावती ने कहा कि आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए ठोस कार्रवाई हो। आचार संहिता लागू होने के बाद मायावती ने फाइनल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। आचार संहिता लगने के बाद नेताओं की हलचल तेज हुई। आज लखनऊ में अखिलेश और शिवपाल की हो सकती है मुलाकात। चुनाव के ऐलान की रणनीति पर मंथन संभव।